तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो एक्सटेंशन का चल रहा है, जिसमें कि हमारा जो चैप्टर है वो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है। तो जिसमें रूरल डेवलपमेंट की हम लोगों ने उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड उसके डेफिनेशंस देख लिए हैं, और उसके बेसिक जो की एलिमेंट्स थे वो हमने देख लिए, जो कि तीन थी। एक तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम जो था उसको देखा था। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो हमने उसके बाद उसके आगे देखा था मेजर प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज में उन सभी को देखे थे, जो कि 10 या 11 पॉइंट्स में थे। वो सब हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं जितनी भी स्कीम्स चलाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम उन स्कीम्स को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि वो स्कीम्स क्यों चलाई गई थी और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है। तो एक एक करके हम स्कीम देखेंगे। तो उसी क्रम में हमारा जो सबसे पहला स्कीम है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, so one of the important initial moving forces in community development program was Prime Minister Jawaharlal Nehru's interest in the program. This program was started in India just after independence, and date was is 2nd October 1952। तो इस स्कीम को जब स्टार्ट किया गया था तो वो डेट थी 2nd अक्टूबर 1952। वो भी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ही रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है 1947 में हमारा जो देश था वो आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद इस स्कीम को लाया गया था, एंड इट वाज मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम विद द एम ऑफ एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। तो ये जो प्रोग्राम था वो मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम था, और इसका जो एम था वो ओवरऑल डेवलपमेंट करना था रूरल पीपल का। तो जो गांव समाज में रहने वाले लोग हैं उनका विकास करना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। सो दिस प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, कोऑपरेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, विलेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जो भी फोकस वाला जो क्षेत्र था, या इस जो भी ये स्कीम रही है सीडीपी, इसका जो मेन फोकस था वो था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, कोऑपरेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इन सब के ऊपर ध्यान देना और इन सब में इम्प्रूवमेंट करना ही इस स्कीम का उद्देश्य था। किसका? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और इस स्कीम को लाया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये जरूरी, ये इंपॉर्टेंट डेट है, कई एग्जाम्स में इसको पूछा भी है। तो ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ओके, so in fact, all these aspects of life relate to the 80% of India's farming population. There are officials for each activity at district level to plan, execute, and evaluate the program up to the village level. Okay, so objective of the project, जो ऑब्जेक्टिव रहा है प्रोजेक्ट का, तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर टू असिस्ट ईच विलेज इन प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द इंटरेस्टेड मल्टी फेसेस एंड कैरिंग आउट द इंटीग्रेटेड मल्टी फेस फैमिली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वो था एग्रीकल्चर की ओर, कि जो भी प्रोडक्शन है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि उस समय हमारा देश के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या था कि भुखमरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। क्योंकि उस समय काफ़ी क्राइसिस आई हुई थी, काफ़ी डिसबैलेंस हो गया था चीज़ें। तो उस समय फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन सबको ध्यान रखते हुए इस स्कीम को लाया गया था, ताकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इन्हांस किया जा सके, उसमें और इम्प्रूवमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके।
तो उसके लिए इस स्कीम को लाया गया था, तो जिसमें स्पेस जोर दिया गया था ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। सो improving existing village crafts and industries and organizing new one providing. So minimum essential health services and improving health practices were some of its aim. So providing required educational facilities for children and adult education program as well as recreational facilities, improving housing and family living conditions for conditions of villagers were the others. So the major objective of the project work. So major objective was the project work are, so first one is to change the outlook of the village people. Okay, so second one is the to develop a responsive village leadership and village organization and institutions. Okay, so third major objective is to develop the village people so that they become self-reliant and responsible citizens. So third one is to help village people so that they can increase their income and quality of life. सो ये जो चार मेजर ऑब्जेक्टिव रहे थे या जो भी उद्देश्य थे इस प्रोजेक्ट के थे कि पहला था टू चेंज द आउटलुक ऑफ विलेज पीपल, सेकेंड वन इज टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिव विलेज लीडरशिप, village organization and institutions, and third one is to develop the village people so that they become self reliant and responsible citizen, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू हेल्प विलेज पीपल सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. So initially this project was introduced in 55 blocks. So starting में इस प्रोजेक्ट को 55 blocks में चलाया गया था. Each project consisted of 300 villages with a population of about 2 lakhs. तो जिसमें कि 300 गांव को शामिल किया गया था और इसमें जो पॉपुलेशन थी अबाउट 2 lakhs थी. ओके, सो ईच प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑपरेशनल यूनिट्स. फर्स्ट वन इज ब्लॉक. इसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था इस प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए. सो पहला था ब्लॉक डेवलपमेंट यूनिट्स, each comprising 100 villages and population of 16,000 to 17,000. The development blocks in turn were divided into groups of 5 to 10 villages, each group being in charge of multi-purpose village लेवल वर्कर्स. ओके, सो ये जो रहा है जो भी हमने डिस्कस किया है वो कंप्यूटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात किया है. तो इसमें जो मेन की पॉइंट्स थी, पहला ये था कि ये किसके द्वारा चलाया गया था. तो इनमें मतलब इस स्कीम को लाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है, तो वो था हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी का. इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था जिसकी वजह से इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाया गया था. इस प्रोग्राम को 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया, चलाया गया. ठीक है, इसमें जो मेन फोकस रखा गया था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर को था, एनिमल हस्बेंड्री थी, इरिगेशन था, कोऑपरेशन था, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन विलेज इंडस्ट्रीज. इन सबको ध्यान रखते हुए या इन सब पे ज़्यादा फोकस किया गया था इस प्रोग्राम को चलाने में. ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ओवरऑल डेवलपमेंट करना था विलेज पीपल का. ओके, सो इसके जो 4 ऑब्जेक्टिव थे हमने देख लिए वो. अब हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज. ओके, सो हमारा जो सेकंड स्कीम है वो कौन सी है, वो है हमारी नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज. सो अब देखते हैं इस स्कीम के बारे में देखते हैं. सो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 अक्टूबर 1953. सो इस प्रोजेक्ट्स को कब चलाया गया, इसको चलाया गया 2 अक्टूबर 1953 को. ठीक है, तो इस स्कीम को 2 अक्टूबर 1953 को चलाया गया. एंड विद द आइडिया ऑफ हैविंग वाइडर कवरेज एट लेस
at less cost and more people participations. Okay, so each NES National Extension Services block had about 100 village, okay, and about 65,000 populations. The NES blocks were headed by a block development officer and had a number of extension officers. For the NES blocks, funds were drastically reduced and the number of multi-purpose village level workers were brought down, and to 10 NES was thought of as the agency and CD as the methods to bring about socio-economic transformation of the rural people. So it was a major development in the sphere of rural reconstructions in India, since the basic idea of both CD and NES was the same. जो CD and NES का जो आइडिया था वो दोनों का सेम ही था. ठीक है. So the idea behind NES was to cover the entire country within a period of 10 years. उसके लिए पीरियड फिक्स किया गया जो कि 10 साल का था. द NES इज द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड विल कवर द होल कंट्री. ओके, सो ये हमारा NES के बारे में था. तो इसमें जो मेन की पॉइंट्स है वो हमारा इसको कब चालू किया गया था, उसमें कितने गांव को शामिल किया गया था, इसका पीरियड क्या था, ये बस इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है. तो इसका इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 2 अक्टूबर 1953, इसको भी गांधी जी की जयंती पे ही इस स्कीम को चालू किया गया था. तो ध्यान रखने वाली बात है. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP एंड NES इन दोनों को 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट किया गया था, दोनों स्कीम को. ठीक है, गांधी जी के बर्थडे के दिन पे ही. सो हमारा थर्ड स्कीम जो है वो है CD blocks or intensive development blocks. CD means community development block or intensive development block. So the subsequent stage of NES blocks came into operation on 2 October 1954. The CD and NES program had uniform unit of operations which is called development block. Okay, so covering about 100 village, and but the NES blocks are not developed with the same intensity as areas under CD blocks. So out of the areas developed as NES blocks, selection was made periodically for intensive development work, and under the CD program and the blocks which are so selected are CD blocks. Only those blocks are selected which in their working showed good result for second plan period of 3 years. So post-intensive block CD blocks after completing the scheduled period of operation are called post-intensive block. Okay, so the intensive phase of program financed by the specific provision in block budget ceases at this stage. Okay, so CD block जो कि इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है April 1, 1958. ओके, सो कम्युनिटी प्रोग्राम ऑन प्लान प्रोजेक्ट COPP जिसका शॉर्ट फॉर्म है, which was formulated in 1957 to examine the working of blocks and to suggest modification and improvements. So the report of the committee expressed that the between of the CD program in the three phases. Wise first one is the extensive development stage, and second one is the intensive development stage, and third one is the post intensive development stage. Is not necessary. Okay, so useful or convenient, it also suggested to improve important program in two stages for 6 years each. So decision to cover the entire country with these development block within second 5 year plan period. So in it so is unwise. CD program is not achieved by a more increased in number of blocks. The increased number should be comprised by effective work. So CD not a thing which is achieved once and the work is finished. It is a
continuing process and needs continuous efforts. So based on these recommendations of COPP, which were accepted by the Central Committee and National Development Council, with some modification in April and May 1958, so respectively. According to the new plan, which come into force by April 1, 1958, there was no distinction between NES blocks and CD blocks, and there was no phase like post-intensive phase. Okay, so these plan implied that all the existing NES blocks had become CD blocks. So the complete coverage was to be achieved by October 1963. This scheme helped to relieve the acute shortage of trained basic एंड सुपरवाइजरी पर्सनल. ओके, सो हमारी जो अगली स्कीम है वो है पंचायती राज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PRS. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो पंचायती राज सिस्टम. So after the creation of the new Ministry of Community Development in January 1957, the Government of India appoint a committee under the chairmanship of Balwant Rai Mehta. किसकी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता. To study the working of community development program and national extension services, did not involve rural people to the extent it should have involved. So the community recommended a three-tier system of local government. जो थ्री टीयर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेड हुआ था किसके अंडर में था? ये बलवंत राय मेहता के अंडर में था. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि जो थ्री टीयर सिस्टम था किसके द्वारा लाया गया था, किसके रिकमेंडेशन पर लाया गया था? तो वो है बलवंत राय मेहता जी थे, उनके रिकमेंडेशन पे इस सिस्टम को लाया गया था. सो विच नोज एज पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉर्गुलेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में लाया गया था, और वो भी नागौर जिला में, जो कि राजस्थान में है. ठीक है, so the new setup of the three-tier system of Panchayati Raj was stabilized at the village level and block level, and third one is district level in form of panchayats. So panchayat samitis and जिला परिषद. So देखो जो ये थ्री टीयर सिस्टम लाया गया था उसमें पहला था विलेज लेवल पे, सेकंड वन इज ब्लॉक लेवल एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, सो और किस फॉर्म में लाया गया था? पंचायत के. जो जिला लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जिला परिषद हो गया. ठीक है, बाकी इसको आगे डिटेल में देखेंगे. अभी देखते हैं इन जितने भी इसको डिवीजन में बांटा गया है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो द बेसिक प्रिंसिपल्स emphasized in Panchayati Raj are: it should be three tier structures of local self-governing bodies from the village to district. These bodies should be originally linked up. So there should be a genuine transfer of powers and responsibilities of these bodies. So adequate resources should be transferred to the new bodies to enable them to discharge their responsibilities. And fourth one is the system evolved should facilitate further degradation and dispersal of power and responsibilities in future. On the recommendation of Mehta Committee, other states in country also adopted this system with some modification. ठीक है, तो उसको अदर स्टेट्स में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, एंड उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाया था. कभी किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, तो थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करके इस स्कीम को लगभग अदर स्टेट ने भी अपने यहाँ अपनाया था. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इन एग्जिस्टेंस इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में इसको चलाया गया. एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटरीज, तो इसको ऑल स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में भी इसको चलाया गया विद सम वेरिएशन इन स्ट्रक्चरल पैटर्न. तो इसका जो स्ट्रक्चरल पैटर्न था उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन लाके इसको लगभग सभी हमारे देश के लगभग सभी
क्षेत्रों में से स्कीम को चलाया गया था। सो मेजोरिटी ऑफ स्टेट ड्यूटीज हैव 3 tier सिस्टम। सो दीज एरियाज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो था वो हमारा 3 tier सिस्टम था। और जो टू टीयर सिस्टम था वो कहाँ कहाँ चला था? 2 tier सिस्टम वो हमारा चला था, इसको दूसरे कलर में लिखता है, तो वो था हमारा 2 tier सिस्टम आसाम, हरियाणा, मणिपुर, उड़ीसा, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। एंड द स्टेट्स दैट यूटीज हैव ओनली सिंगल टीयर। तो जो यूटीज थी, यूनियन टेरिटरीज थी, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी में 1 tier सिस्टम चलाया गया। तो कहाँ कहाँ चलाया गया उस सिस्टम में? पहले तो जम्मू कश्मीर एंड केरला, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा एंड दमन एंड दीव। So there is no Panchayati Raj system in Lakshadweep, मेघालय एंड मिजोरम। तो लक्षद्वीप, मेघालय एंड मिजोरम ये 3 ऐसे एरियाज थे जहां पर पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया गया था। बाकी लगभग सभी जगह, देश के लगभग सभी कोने कोने में इस स्कीम को कहीं मॉडिफिकेशन करके, कहीं एज इट इज वैसे ही इम्प्लीमेंट करके उसको वहां पर चलाया गया था। तो पंचायती राज जो सिस्टम्स हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पहला है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत क्या है, इसको बारे में देखते हैं, और ये किस लेवल पे इसका क्या काम था उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग है, तो देखते हैं क्या है। सो द विलेज लेवल टीयर इज एक्चुअली an executive body of Gram Sabha, which is statutory body comprising all persons who are voters on the electoral roll of the state legislative assembly pertaining to the Gram Sabha area. The member of Panches, including the Sarpanch, is fixed on the basis of population of Sabha area, the minimum being 5, the maximum being 30. So minimum 5 हो सकते हैं और maximum कितने हो सकते थे? 30. So varying from state to state. Okay. So reservation is provided for 1 Harijan and 1 woman member. Generally there is 1 panchayat for each village. Okay. So there is 1 panchayat for each village, but in case the village are small, 1 पंचायत is found for several village. अगर गांव छोटा होता था तो उसके लिए एक पंचायत, वो 2 या 3 या 4 विलेज उसके अंदर आ जाते थे फिर। ठीक है, so for several village, but in case of village are small, 1 पंचायत is found for several villages. Okay, so ये था पॉइंट। सो द पावर फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम पंचायत। अब जो गांव पंचायत था उसका पावर क्या था, उसके फंक्शंस क्या थे एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो the power and functions of gram panchayat can be placed in 3 different categories. So the administrative functions include work related to sanitation. Okay, so development, pavement to streets, increase in agricultural productions, health, education, etc. So in the second category are placed the executive functions like issuing notice for the several of encroachment, preservations of the common places, maintenance of cleanliness, stopping of public nuisance, etc. So the third categories consist of judiciary power to try criminal cases of petty nature in IPC and other acts, civil and revenue suit of limited value, and to give decision in accordance with the various law with certain limitations to their power to impose fine or to award. Okay, सो इसको 3 डिवीजन में बांटा गया था। ठीक है, तो जो पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूड, जिसमें कि रिलेटेड टू सैनिटाइजेशन वगैरह जो आता था। ठीक है,
एंड सेकंड जो था उसके अंदर इंक्रोचमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉमन प्लेसेस, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, स्टॉपिंग ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, वो सब का काम देखता था, ठीक है। एंड जो थर्ड वन था वो जो भी जुडिशरी वाला काम था उसको देखने का काम करता था। तो ये उसको ऑब्जेक्टिव उसके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड उनके फंक्शंस थे, ये उनको दिए हुए जो राइट्स थे वो थे। तो in some states, there is provisions for the formulation of committee at the panchayat level, subcommittees for civil uh, functions, religion, village planning, production, health, education, works, emergency, relief, development, functions, recovery from illness, land management, land reform, etc. So the state government gives grant to the panchayats for the local development works. Tenure of panchayat is 3 to 6 years, varying from state to state. So first body is Gram Panchayat. So second one is ब्लॉक समिति। सो ब्लॉक समिति क्या है उसको देखते हैं, उसके क्या पावर एंड फंक्शंस जो भी थे और ये है क्या इसको भी देखेंगे। सो इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटीज and market committee in the block. Here also there is a provision for reservation for Harijan members and women members, provided that they are member of panchayats. So associated members include the executive officers of the panchayat samiti, the MLA and MP of the area of which panchayat is formed, with the prohibitions that such members are not member entitled to vote. So there is one panchayat samiti for one block. So one panchayat samiti for one block. So panchayat samiti is the statutory agency of government for formulation and execution of community development program. So the power of block samitis are, so the all kind of loans and subsidies are granted to the villagers by this body. तो जो भी लोन्स वगैरह थे, जो भी सब्सिडी वगैरह थे, तो वो सब ग्रांट करने का काम कौन करती है, ये ब्लॉक समिति, ठीक है। सो द बॉडी is also responsible for giving grants to panchayat under its jurisdictions, jurisdictions for various development works pertaining to agriculture, health, sanitation, education, animal husbandry, etc. So each panchayat samiti has its three standing committee: one for finance and taxation, and the second for agricultural productions, animal husbandry, minor irrigation and public works, and third for education, social welfare, public health, sanitization, cottage, industries, cooperatives, and housing. And the head of Samiti is chairman, duly elected by the members, and the BDO is the execution officer of the Samiti. As regard financial resources, each Panchayat Samiti receive grants from the state government in addition to revenue collected by levying taxes in form of professional tax, cycle tax, etc. So the formation of Panchayat Samiti differ from state to state. In certain statutory, all the Sarpanch become the member of Panchayat Samiti. Financial resources of this body also differ from state to state. So इसकी second body थी block समिति, and the third one is जिला परिषद. So what is the जिला परिषद? At the district level, जिला परिषद have replaced the district boards of British times as the third tier of Panchayat Raj. The chairman of all Panchayat Samitis had two members elected by each Panchayat Samitis amongst from the house of Jila Parishad. So there is reservation for Harijan and women's members. All the MLA and MPs of district and the deputy commissioners or the associated member of the body without any right of vote. The Jila Parishad and its
principal whole time employee. Okay, so power and functions and objectives of जिला परिषद. So उनके जो पावर एंड फंक्शन जो भी थे. सो जिला परिषद आर एडवाइजरी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग and supervising the work panchayat. So samitis under its juris, jurisdiction, the Jila Parishad are not empowered to impose any tax. So the government and DC are empowered to exercise supervisor supervision over the panchayat samitis and Jila Parishad following in that particular district. So the constitutions, the formation of subcommittees, the meaning of these bodies, panchayat, panchayat samiti, and Jilla Parishad. So panchayat is at village level, panchayat samitis are at block level, and Jilla Parishad is at district level program. Okay. सो इसके जो टीयर जो 3 टीयर थे वो उनको बता रहा हूँ मैं. पहला पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, तो वो उनके थे. ठीक है. सो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. In some states the control of officers is rigid, while in some states there is a relaxation of such control. कहीं पे रिलैक्सेशन होता था, कहीं पे नहीं है, एज इट इज इसको चला जाता था. सो फेसेस ऑफ पंचायती राज. सो द फेस ऑफ ascendancy is 1959 से 64 means 1959 to 64, and the phase of stagnation is 1965 to 69, and the phase of decline is from 1969 to 1977. Okay, so the main function of Panchayati Raj institution are: first one is authority Panchayati Raj institution to take their own decision without any external pressure from the bureaucratic officers or state level politicians. And the second one is importance of participatory democratic decentralization. So third one is, so third important function R is so orienting the community of development programs based on the left needs of the people. So now what is democratic decentralization? So the word democracy is derived from Greek roots demos, and meaning of the people, and meaning is the people, and the kratos, yeah, kratos, whatever you say, like I would okay, so kratos meaning authority. So demos means people and kratos means authority. So democracy, all authority originates from the people. So decentralization means distributions of functions, power and responsibilities from a central authority to a regional and local authority. So डिसेंट्रलाइजेशन का जो मतलब होता है वो ये है कि जो जो जितने भी फंक्शंस एंड पावर हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेंट्रल अथॉरिटी से लेके उसको रीजनल लेवल तक को वो पावर को देना. ठीक है, यही तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन होता. मान लीजिए कि हमारे यहाँ का जो सेंट्रल जो पावर है, जो सब कुछ सारी पावर्स हैं, मान लीजिए हमारे पीएम के पास है, तो उसके पास कुछ पावर है, तो कुछ पावर स्टेट के पास आ जाएंगी, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कुछ पावर्स उसके पास होंगी. ठीक है, फिर जैसे कि ब्लॉक लेवल पे जो है उसको कुछ पावर दी गई है. उसके बाद जो हमारे गांव में ग्राम सभा लेवल जो पंचायत जो बोलते हैं ना, ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में हर एक प्रधान होता है, तो उसको भी कुछ पावर्स मिली हुई हैं. तो मतलब पावर्स को ऐसे छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड कर देना. ठीक है, तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि मतलब एक सेंट्रल से लेके एक गांव लेवल तक को पावर को देना, यही तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन है. डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं. ठीक है, सो 3-tier system. Panchayati Raj system is also known as 3-tier system. So this system invises a 3-tier system at the district, block and village levels as indicated below. So first one is district level में आपका जिला परिषद हो गया. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है, जिला परिषद है. ठीक है, ब्लॉक लेवल में क्या है हमारा, पंचायत समिति है.
विलेज लेवल में क्या है, विलेज पंचायत है, जिसमें कि हमारा प्रधान वगैरह जो है वो आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हो गया वो हो गया जिला परिषद, ब्लॉक लेवल का पंचायत समिति एंड विलेज लेवल का विलेज पंचायत। ये 3 टियर सिस्टम के अंदर है। और 2 टियर सिस्टम के अंदर क्या है, एक ब्लॉक लेवल है एंड सेकंड वन इज विलेज लेवल। इसमें सिर्फ ब्लॉक और विलेज को लिया गया है 2 टियर में, और 3 टियर में लिया गया है डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक एंड देन विलेज। जो 3 टियर सिस्टम था वो बलवंत राय मेहता द्वारा रिकमेंडेशन पे बना हुआ था, और जो 2 टियर सिस्टम था वो अशोक मेहता के द्वारा कमेटी जो लाई गई थी उनके रिकमेंडेशन पे बना हुआ था। So in other words, when a program is launched from district level to village level, it is the called 3 tier system. Okay, so 3 tier system proposed by Balwant Rai Mehta, or you can say B.R. Mehta. And at block level and village level, it is the term as 2 tier system. वही बात है जो भी मैंने बताया आपको. So here power and responsibilities is handed over to local government. And 2 tier system Raj 2 tier पंचायती राज सिस्टम proposed by अशोक मेहता। So अब हमने आज कितने स्कीम्स कवर कर ली। एक तो हमने पंचायती राज PRS, ठीक है, और हमने पहला जो था CD कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, NRS हो गया। तो हमने 3 स्कीम्स अब तक कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अब जो अगला स्कीम है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आगे का उसमें हम लोग कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।